हम सब ने भारत की बेहिसाब दौलत और उसके सोने की चिड़िया होने की कहानियां तो सुनी ही हैं, पर क्या ये सिर्फ मन बहलाने वाली बातें हैं या फिर एक ऐसा सच है जिसे हम भूल चुके हैं? चलिए, आज इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटकर देखते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 1700 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई एक देश इतने लंबे अरसे तक दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था बना रहे? यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की जड़ में है। सोने की चिड़िया, ये सिर्फ एक कहावत थी या एक ठोस आर्थिक हकीकत? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 35%। मौर्य साम्राज्य जब अपने चरम पर था, तब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की इतनी हिस्सेदारी थी। इसे समझने के लिए सोचिए कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका का हिस्सा भी सिर्फ 24% के आसपास है। तो अंदाजा लगाइए कि उस दौर में भारत का दबदबा किस लेवल का रहा होगा। और देखिए, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। मशहूर आर्थिक इतिहासकार एंगस मेडिसन के डेटा को देखें तो पता चलता है कि पहली सदी में भी भारत की जीडीपी चीन और पूरे पश्चिमी यूरोप को मिलाकर भी कहीं ज्यादा थी। ये एक ऐसी कहानी है जो एक सदी नहीं बल्कि हजारों साल तक चलती रही। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे भारत ने ये जबरदस्त दौलत जमा कैसे की? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। इसका जवाब छिपा है भारत की बनाने की काबिलियत और उसके ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क में। भारत की इकोनॉमी की रीढ़ थे उसके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टील की जिसमें कोई खोट ही नहीं था, जिससे बनी तलवारें पूरी दुनिया में मशहूर थीं। या फिर ढाका की वो मलमल, अरे वो इतनी बारीक होती थी कि कहते हैं पूरी की पूरी धान एक अंगूठी से आर पार हो जाती थी। कीमती पत्थर, मोती, हाथी दांत और मसाले, खासकर काली मिर्च जिसे उस जमाने में काला सोना कहते थे, ये सब भारत से दुनिया के कोने कोने में जाता था। जब भी पुराने जमाने के ट्रेड की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में सिल्क रोड का नाम आता है ना? पर मजे की बात यह है कि भारत की दौलत का असली हाईवे वो जमीन पर नहीं, समंदर में था। सिल्क रोड की कहानी तो बहुत बाद में गढ़ी गई। असल में तो भारत के बंदरगाह लाल सागर से होते हुए सीधे रोमन एम्पायर से जुड़े थे और दौलत का असली बहाव इन्हीं समुद्री रास्तों से होता था। और ये सिर्फ हमारा दावा नहीं है। खुद रोम के इतिहासकार प्लिनी दी एल्डर ने लिखा था कि सारा व्यापार भारत के हक में था। उन्होंने तो शिकायत भी की थी कि भारत की लग्जरी चीजें खरीदने के चक्कर में रोम का सारा सोना चांदी भारत की तरफ बहा जा रहा है, जिससे उनकी अपनी इकोनॉमी खतरे में पड़ रही थी। इससे साफ पता चलता है कि भारत उस समय एक इम्पोर्टर नहीं बल्कि एक एक्सपोर्ट सुपर पावर था। अच्छा, ये तो हो गए आंकड़े और व्यापार के रास्ते, लेकिन उस जमाने में भारत में कदम रखना कैसा महसूस होता होगा? खुशकिस्मती से हमारे पास उन विदेशी यात्रियों के लिखे हुए किस्से हैं जो इस अमीरी को अपनी आंखों से देखने आए थे। जरा ये सिलसिला देखिए। ईसा से भी 300 साल पहले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज से लेकर 14वीं सदी में मोरक्को के विद्वान इब्न बतूता तक, ये यात्री अलग अलग दौर में अलग अलग सभ्यताओं से आए, लेकिन एक बात सबने कही, वो थी भारत की समृद्धि और शानो शौकत। इब्न बतूता का ही किस्सा ले लीजिए। उनकी किताब रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के दौर की दिल्ली का जिक्र है। उन्होंने वहां के दरबार की शान, चहल पहल से भरे बाजारों और बड़े बड़े अमीर शहरों के बारे में लिखा है। मतलब ये सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं थे, ये एक जेती जागती खुशहाल सभ्यता थी जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। तो यहाँ कहानी का सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर भारत 1700 साल से भी ज्यादा इतना ताकतवर था तो फिर हुआ क्या? ये महान आर्थिक ताकत खत्म कैसे हो गई? ये कहानी का दूसरा और ज्यादा पेचीदा हिस्सा है। इस गिरावट की शुरुआत बाहरी हमलों से हुई। महमूद गजनवी जैसे हमलावरों ने भारत पर बार बार आक्रमण किए। अकेले गजनवी ने 17 बार हमले किए और उसका एक ही मकसद था, सोमनाथ जैसे मंदिरों में जमा बेहिसाब दौलत को लूटना। इन हमलों से भारत का धन देश से बाहर जाना शुरू हो गया था। लेकिन असली और बड़ा बदलाव आया ब्रिटिश राज के साथ, जो एक सोची समझी प्रक्रिया थी। इसे 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहले, व्यापारिक दौर, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे ट्रेड पर कब्जा कर लिया। फिर आया औद्योगिक दौर, जिसमें भारत को ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए सिर्फ कच्चा माल भेजने वाला देश बना दिया गया और उन्हीं का बना सामान खरीदने वाला बाजार। और आखिर में वित्तीय दौर,
जहां आर्थिक कंट्रोल पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में चला गया। इस पूरी प्रक्रिया को दादाभाई नौरोजी ने एक नाम दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन की निकासी। उनका सिद्धांत ये बताता है कि कैसे भारत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजा जा रहा था। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने भारत के पैसे को भारत में ही दोबारा लगने से रोक दिया, जिससे यहाँ का अपना औद्योगिक विकास ठप हो गया। तो संक्षेप में हमने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को देखा जो सदियों तक दुनिया पर राज करती रही और फिर सिर्फ 200 सालों के अंदर एक कॉलोनी बनकर रह गई। ये दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक उलटफेरों में से एक है। इन आंकड़ों पर एक आखिरी बार नजर डालते हैं। साल 1700 में जब मुगलों का पतन शुरू हो रहा था, तब भी दुनिया की इकोनॉमी में भारत का हिस्सा लगभग 24% था। उस वक्त इंग्लैंड का हिस्सा 3% से भी कम था। और अगले 200 सालों में सब कुछ पलट गया। ये दिखाता है कि ये बदलाव कितना तेज और कितना सोचा समझा था। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? 1700 साल का आर्थिक दबदबा और उसके बाद 200 साल की गिरावट। सोने की चिड़िया की ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि अर्थव्यवस्थाएं कैसे बनती हैं, कैसे गिरती हैं और कैसे इतिहास आने वाले कल की नींव रखता है। सोचने के लिए ये एक सवाल है, इस गहरी विरासत का आज और आने वाले भविष्य के लिए क्या मतलब है?